Welcome to the UF world. Today we are going to start class 12th physics. आज हम क्लास 12th फिजिक्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक नया स्टार्ट होगा और नेक्स्ट लेक्चर में अब जो अगला लेक्चर आएगा हम ट्राई करेंगे कि ये जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। आज का टॉपिक जो चलेगा वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, इसे हम किरचॉफ लॉ कहते हैं या फिर हम इसे रूल्स भी कह देते हैं, किरचॉफ रूल्स। ठीक है, तो देखिए बिफोर द किरचॉफ लॉ एंड रूल्स को समझने से पहले आपको कुछ दो तीन पॉइंट समझ लेने हैं, जिससे कि आइंदा जो क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल्स आए या फिर किरचॉफ लॉ जो हम स्टडी करेंगे उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सपोज दैट, देखिए सपोज दैट ये आपका एक सर्किट है जिसमें एक सेल यहाँ पर और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, देन उसके बाद ये कुछ इस तरीके से, फिर एक दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हैं ये सारे के सारे। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसे हम E1 एज्यूम कर रहे हैं, R1 E2 R2। ठीक है, ये हमने एक सर्किट एज्यूम किया है, ये कैपिटल R है। ये हमने एक सर्किट एज्यूम किया है। अब इस सर्किट में क्या होता है, जब सिंपली यहाँ पर आपको मिलेगा एक जंक्शन। जंक्शन किसे कहते हैं? देखिए जंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट, सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीन ब्रांचेस आके मिल रही हों, तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांचेस आकर मिल रही हों। द पॉइंट एट विच थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस आर कनेक्टेड और मीट्स। तो हम कुछ सिंपल डेफिनेशन में क्या कहेंगे, थ्री और मोर ब्रांच मीट्स एट पॉइंट। जिस पॉइंट पर तीन या उससे ज़्यादा ब्रांचेस मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला पॉइंट ए है आपका। एक तो देखो इस पॉइंट में क्या है, एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये, तीन ब्रांचेस कनेक्टेड है। सेकंड आपका जंक्शन ये बी पॉइंट पर हो जाएगा, एक पॉइंट, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये दो तीन ब्रांच आपकी कनेक्टेड हो रही हैं। तो इस बेस पर हम इसे कहेंगे दिस इज द जंक्शन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होता है, करंट जो फ्लो करके आ रही होती है वो करंट कंबाइन होकर इस सर्किट, इस वाली ब्रांच में फ्लो करेगी, जो इस ब्रांच से और इस ब्रांच से आएगी। तो ये जंक्शन इसीलिए कहा जाता है कि थर्ड को आप, थर्ड पॉइंट पर जो करंट है वो फ्लो करने लगेगी कंबाइन होकर। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर ब्रांच का। व्हाट इज ब्रांच? किसी भी सर्किट में ब्रांच क्या होती है, एक कंटिन्यूस पाथ है जो कि एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन को कनेक्ट करता है। सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बोलें तो ये सिंपली क्या है, कंटिन्यूस पाथ फ्रॉम वन टू अनदर जंक्शन। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन को कनेक्ट करने के लिए जो रास्ता होता है उसे कहते हैं हम ब्रांच। अब देखो यहाँ क्या है, इस पॉइंट, एक जंक्शन से हम गए और यहाँ आए, ये जा रहा है कंटिन्यूसली, जा रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ कुछ भी ब्रेकेबल नहीं है तो कंटिन्यूस जा रहा है, ये आपका एक ब्रांच हो गया। ऐसे ही एक ब्रांच ये है आपका, ए और बी दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, ये एक ब्रांच हो गया। ऐसे ही ए से लेकर आप फिर इधर से जाएंगे तो ये बी है तो एक ब्रांच ये होगा। इसका मतलब इस सर्किट में हमारे पास कितनी ब्रांचेज हो गई, थ्री ब्रांचेस, वन टू एंड थ्री। अच्छा, ब्रांचेस की मैं कहूँ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि इन ब्रांचेस से करंट का जो फ्लो होगा वो कंटिन्यूस होगा और डिसकनेक्टेड होगा। मींस अगर आपकी करंट यहाँ से इस पूरी ब्रांच में अगर यहाँ कहीं I1 करंट फ्लो कर रही है, I1, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ I1 करंट भी यहाँ पर भी I1 करंट होगी और यहाँ पर भी I1 करंट फ्लो करेगी। सिमिलरली यहाँ भी I1 करंट फ्लो करेगी। ऐसे ही अगर मैं एज्यूम करूँ इस सर्किट में, इस ब्रांच में
तो यहाँ इस ब्रांच में आई टू करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ भी आई टू करंट फ्लो करेगी, यानी कि करंट की वैल्यू ऑल ओवर द ब्रांच सेम रहनी है। ठीक है, एक से दूसरे जंक्शन में सेम रहनी है। नेक्स्ट थिंग आपकी लूप। लूप क्या होता है? लूप हम कहते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको क्या मिलता है, इसका कंटिन्यूस पाथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट सेम पॉइंट। देखो सिंपल सी चीज़ क्या है यहाँ पर, लूप एक ऐसा इसे कह लीजिए ब्रांच का कॉम्बिनेशन है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम कहेंगे ब्रांच कॉम्बिनेशन, और सेकंड थिंग यहाँ पर है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम। इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहते हैं, उसे हम कहते हैं एक लूप। अब देखो इस सर्किट में हमारे लूप कौन कौन से हो सकते हैं, ए, ई वन, आर वन एंड बी। ये एक कंबाइन क्या हो गया, लूप। एक ब्रांच से मिलकर बना हुआ लूप है ये। एक ब्रांच ये मिल रही है इसमें, एक ब्रांच ये, तो ए, ई वन, आर वन, बी। एक तो आपका लूप ये हो गया ए, ई वन, आर वन, बी। दूसरा लूप क्या हो सकता है, ए और ई टू, आर टू, बी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम ए पर ही लौट कर आते हैं, ए, ई वन, आर वन, बी, ए। ऐसे ही ए, ई टू, आर टू, बी, ए। ऐसे आप इसको यहाँ से ले सकते हो, बी आर टू, ई टू, ए, बी। ऐसे भी ले सकते हैं इसको, बी, ई टू, आर टू, ए, बी। ये भी हो सकता है एक लूप। एक लूप क्या हो सकता है आपका, ए से स्टार्ट कर कर ए, ई टू, बी, ई वन, ए, ई टू, बी, ई वन, ये एक लूप ही हो सकता है। ये आपके लूप होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सिंपल सी थ्री डेफिनेशन आपको समझ में आई होंगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सिंपल किरचॉफ लॉ। तो देखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। फर्स्ट लॉ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो ये सिंपल कहता है कि एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। ये सिंपल सी वे में हम कह सकते हैं कि जो करंट अगर किसी पॉइंट पर मिलेंगी सर्किट में, तो उनका एल्जेब्रिक सम कैसा होगा, जीरो होगा। डायरेक्टली हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके लॉ है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ये किस पर बेस्ड है, या फिर हम कहें कि दोनों लॉ की बात करें तो ये किस पॉइंट पर बेस्ड है। तो वो सिंपली आप कहोगे द लॉज ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ के जो लॉ हैं विच आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। किरचॉफ का जो आपका फर्स्ट लॉ है किस पर बेस्ड है, सिंपली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। किरचॉफ का लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर बेस्ड है सिंपली। जब भी आपसे किरचॉफ लॉ के रिगार्डिंग पूछा जाए तो आप सिंपली आंसर देकर आंसर दे सकते हैं, किरचॉफ का लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर बेस्ड है। अब देखो अगर हम बात करें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या डिस्क्रिप्शन के बारे में फर्स्ट लॉ में, सपोज है देर आर अ करंट फ्रॉम दिस branch, from this branch, from this branch, from this, from this. This is the junction which is called O, and there are many of currents coming to the junction I1 going forward from the junction, junction से दूर जा रही है अभी, ठीक है, coming to the junction, coming to the junction, and this is going forward to the junction 4 and 5. Then there is a simple law, and
देयर इज सिंपल थिंग दैट विच विल बी द माइनस और विच विल बी द प्लस। कौन सी करंट आपकी प्लस की होगी और कौन सी करंट माइनस की होगी? सिंपल लॉ है, जो करंट जंक्शन के करीब आ रही है उसकी तरफ आ रही है उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उसे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जब हम इसका सम करेंगे तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप इन सबको ऐड करते हो, I1 प्लस माइनस का I2 हो जाएगा, ये प्लस I3 रहेगा, प्लस I4 माइनस का I5, ये माइनस यहाँ अप्लाई कर दूँ, इज इक्वल टू जीरो, ये सारे जीरो के इक्वल होंगे। अब हम बात करें तो क्या निकलेगा इससे रिजल्टेंट? I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। ये माइनस वाले जितने भी हैं उन सबको हमने वहाँ भेज दिया। तो ये सिंपल सा एक लॉ है करंट के रिगार्डिंग, आप सिंपल समझ सकते हैं, करंट के रिगार्डिंग लॉ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब इसकी अच्छा, इससे एक चीज़ हमें पता लगती है कि जितनी भी करंट जो हम चेक करेंगे जंक्शन में, उससे हमें क्या इससे पता लगता है कि करंट करंट एंटरिंग करंट एंटरिंग द जंक्शन is equal to the current leaving to the junction। जो करंट आपकी जंक्शन के करीब आ रही है वो टोटल अमाउंट इक्वल होगा उसका जो करंट आपकी जंक्शन को छोड़कर जा रही है उसकी। ठीक है, ये सिंपल चीज़ ये बताना चाह रहा है इस पॉइंट पर। चलिए देखते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ जो किरचॉफ का है, एक लाइन में या फिर एक वर्ड में मैं अगर कहना चाहूँ सेकंड लॉ के बारे में, तो सेकंड लॉ आपको डिनोट कराता है डेल्टा सॉरी समेशन v इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट लॉ में आप क्या कर रहे थे, आई समेशन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ क्या करेंगे, समेशन v इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन द पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है, तो अब सिंपल डेफिनेशन देखें। सिंपल डेफिनेशन क्या होती है इसकी? द एल्जेब्रिक सम ऑफ change in potential difference around any closed loop, चाहे वो उसमें रजिस्टर हो या सेल हो, कुछ भी, इज जीरो। ठीक है, ये जीरो होता है। अब इसमें एक चीज़ क्या हमें समझने की है कि ये जो आपका लॉ है सेकंड लॉ, वो किस पर वर्क करता है? क्लोज लूप पर वर्क करता है। जैसे कि अभी हमने एक सर्किट दिखाया था स्टार्टिंग में, कुछ इस तरीके का सर्किट था, उस टाइप के सर्किट पर डिपेंड करता है। अब जो आपका फर्स्ट लॉ है उसमें क्लोज लूप या ओपन लूप की कोई कंडीशन नहीं है। तो चलिए जरा इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में सिंपली क्या है कि सपोजर हमारे पास एक सर्किट है कुछ इस तरह से, यहाँ एक सेल, यहाँ एक सेल, ये आपका रजिस्टर, अगेन यहाँ पर एक रजिस्टर, देन अगेन यहाँ एक रजिस्टर। नेमिंग कर देते हैं, यहाँ एक आपका कनेक्टेड है सेल E1 and there is a R1, there is a R4, R2, R3, naming A, B, C and this is a D। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमें याद रखनी है, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे इस तरह के किसी भी लूप की, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक ये होनी है, ये R3 है, ठीक है, ये R5, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ हमने क्या करना है, एक चीज़ क्लियर करनी है सबसे पहले कि आपने कैलकुलेशन के डायरेक्शन को क्या लेना है। देखो कैलकुलेशन की डायरेक्शन हमेशा दो होती है सिर्फ हमारी फिजिक्स में, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपने एक ही डायरेक्शन को लेके चलना है। अगर आप क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में लेके चलिए, सिंपली चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो फिर इस तरह से चलेंगे इस तरफ, और फिर इसको यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे करके कैलकुलेट लेकर चलेंगे। तो ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन आपने सबसे पहले डिफाइन कर लेनी है, वरना न्यूमेरिकल में आप फेल हो जाएंगे और वहाँ न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए
यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रूव करेंगे v इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम कहें कि जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो किस तरीके से कंजर्व है, v इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम ए बी सी ए लूप में। ए बी सी ए इस लूप की बात करें हम अगर, तो इस लूप में E1 एक आपका E1 है, जो कि करंट फ्लो करा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, किस तरह से, यहाँ से आ रही है करंट, ये आ रही है करंट आपकी I1 करंट आ रही है, I1 करंट यहाँ आएगी, और ये I1 करंट यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, I1 यहाँ से ब्रेक होगी। और एक इस लूप की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर I2 करंट आ रही है, I2 करंट। तो यहाँ से हम देखेंगे सिंपली क्या चीज़ है, ए बी सी ए लूप में ए बी सी ए की बात करें, तो यहाँ पर E1 जो आपका पोटेंशियल है, वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, और E2 में जो बात कर रहे हैं वो करंट भेज रहा है, वो किस तरीके से, वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेज रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हम टोटल ईएमएफ निकालेंगे क्लोज लूप का, टोटल ईएमएफ ऑफ लूप ए बी सी ए विच इज इक्वल टू ई प्लस E2, और इसे प्रॉपर्ली करने के लिए माइनस E2 ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है I1 और I2, ये सारी हम एंटी क्लॉकवाइज में लेके चल रहे हैं अब हम। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, करंट I1 और I2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, पहली चीज़। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जो आपकी करंट है I3, जो I3 किसकी वजह से फ्लो कर रही है करंट, करंट I3 यहाँ पर ब्रेक हुई है, I2 यहाँ से चलेगी, यहाँ I3 ब्रेक हुई है, तो यहाँ पर ये करंट इस तरफ जाएगी, तो ये जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो मैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दे देता हूँ, I1 एंड I2 इज इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड I3 इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये सिंपल सा इसका छोटा सा समझने की चीज़ है, इसे आप अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया, करंट ये आपकी एंटी क्लॉक और ये क्लॉक। देखिए एंटी क्लॉक ये होता है सिंपली क्लॉक डायरेक्शन के अपोजिट, और क्लॉक डायरेक्शन होती है आपकी क्लॉक डायरेक्शन में। अब हम निकालेंगे क्या, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। क्या निकालते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टर एंड आई, इन दोनों का सम निकालेंगे। तो देखिए अब ध्यान से देखना है, सबसे पहले हमारे पास कितने रजिस्टर्स हैं इस लूप के अंदर, 1 2 3 रजिस्टर्स हैं। तो पहले हम बात करें I1 करंट के बारे में, तो I1 करंट जा रही है R1 से होते हुए पहला, प्लस I2 करंट जा रही है R2 से होते हुए, उसके बाद जो I3 करंट है उसका डायरेक्शन चेंज है, तो माइनस का I3 हो जाएगा, और R के साथ में 3। अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो ये हो गया I1 R1 I2 R2 माइनस I3 R3, सिंपल है। अब क्या है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज पार्ट ए बी सी ए की बात करें अगर हम, अभी हमने ए बी सी ए के लिए फाइंड आउट किया था, जो चेंज आया था पोटेंशियल डिफरेंस में, सिमिलरली हमने ये फाइंड आउट कर लिया, जो कि इन दोनों का आई और आर का मल्टीपल यही इसके इक्वल होता है, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 I2 R2 माइनस I3 R3, ये रख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोज लूप ACDA के बारे में, तो ACDA जो आपका क्लोज लूप है वो क्या हो जाएगा, क्लोज लूप ACDA की बात करें तो ACDA यहाँ पर सेकंड आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क करेगा, और इसके अकॉर्डिंग 3 प्लस 4 R4 प्लस I5 ये करंट फ्लो करेंगे। अब देखो इन करंट की डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो करंट की डायरेक्शन सिंपली यहाँ पर R4 है, तो ये आपका हो गया I4। ऐसे ही यहाँ पर I5 करंट फ्लो करेगा। ठीक है,
तो ये सिंपल सी करंट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने ये इस तरह से प्रूव कर दिया है कि जो आपका सिग्मा वी है वो इक्वल टू जीरो रहेगा। जब आप वैल्यू प्लेस करोगे तो वो इसी तरीके से इक्वल आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कुछ साइन कन्वेंशन जिससे आपको हेल्प मिलेगी आगे। साइन कन्वेंशन क्या कहता है इस पॉइंट पर, देखो साइन कन्वेंशन में पहले लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी करंट एंटर कर रही है लूप में तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है, और कोई करंट आउट जा रही है, एग्जिट कर रही है, लीव कर रही है, तो आपने यहाँ पर नेगेटिव रखना है। अब जब सेकंड लॉ की बात आती है तो सेकंड लॉ में प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इन एन आर्म ऑफ अ लूप इज टेकन एज पॉजिटिव। आपने क्या करना है, करंट आई और आर का प्रोडक्ट क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। कब लेना है पॉजिटिव, if the direction of current in that arm in the same sense as one moves। क्या करना है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी उस आर्म के अंदर सेम फ्लो सेम फ्लो में वर्क कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तब आपने पॉजिटिव लेना है। अब अगर ऐसे ही सेम सेंस अगर आपने नेगेटिव पॉइंट लेना है इसका, नेगेटिव की बात करें, इस प्रोडक्ट के नेगेटिव की बात करें तो कैसे लेंगे हम कि आर्म इन द सेम सेंस एज वन मूव्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन आर्म इज अपोजिट टू द सेंस, जो आपका पोटेंशियल है उसके अपोजिट में अगर वर्क कर रही है, जो सेल प्लेस है वहाँ पर, तब आपने क्या करना है, नेगेटिव लेना है इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन करते करते भी सीखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, वहाँ भी आपको काम आएंगी ये। ठीक है, तो ये थे हमारे किरचॉफ के लॉ। इस लॉ के बेस पर आपको कई सारे क्वेश्चन भी करने को मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं किरचॉफ लॉ के बेस पर। देखिए ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लग रहा है देखने में, आप उसको करेंगे अगर सेल्फ करते हैं तो भी आप इजीली कर सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है यूजिंग किरचॉफ रूल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 8 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। 8 ओम का एक रेजिस्टेंस है सर्किट में, उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेक करना है हमको। तो कुछ इस तरह से हमें एक सर्किट गिवन है, मैं इसे लेंदी बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में और इजी रहे। ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ और है। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम इसका रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस आपने सेपरेट यहाँ अप्लाई किया हुआ है, 4 ओम का रेजिस्टेंस ये है, और 6 ओम आपका ये रेजिस्टेंस है, और ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये है 4 वोल्ट की बैटरी। ए बी सी डी ये आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ हमको ई एफ भी दे देते हैं, बी ई एफ एफ तक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि डायरेक्शन डिसाइड करनी है और उसी के अकॉर्डिंग करंट को हमने फ्लो कराना है। तो देखिए सबसे पहले जो करंट फ्लो कर रही है वो है आपकी इस सर्किट, इस सेल से जो करंट फ्लो करेगी वो आई वन करंट, आई वन करंट यहाँ फ्लो करेगी, फिर इस पॉइंट पर आएगी आई वन करंट, ये आई यहाँ पर। अब ये करंट जब इस वाले सेक्शन में जाएगी, यहाँ इस सेक्शन में जब जाएगी तो वो यहाँ से आने वाली करंट के साथ कंबाइन होकर जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन आपकी डिफरेंट है, आप यहाँ से चल कर आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या होना है, देखो इस वाले पॉइंट पर हम देखें तो यहाँ भी आई वन करंट है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ भी आई वन करंट फ्लो करेगी। अब हम बात कर लेते हैं 6 वोल्ट बैटरी से जो करंट आ रही है, वो करंट है आपकी आई टू करंट। ये यहाँ भी आई टू करंट आएगी और ये यहाँ पर भी आई टू करंट फ्लो करेगी, एक ही सर्किट है ना, यहाँ पर भी आई टू करंट फ्लो करेगी। यहाँ दोनों करंट मैच होंगी, मिलेंगी यहाँ पर, और जब ये इस सर्किट में जाएंगे तो ये आई वन प्लस आई टू हो जाएंगे। सिमिलरली ये करंट 8 ओम से होकर जा रही होंगी। तो सिंपल मैंने पूछा था कि 8 ओम पर कितना यहाँ पर वो है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर हमें ये आई वन आई टू पता लग जाए तो इंटू 8 करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो समझ लीजिए अच्छे से। अब हम स्टडी करेंगे किरचॉफ के सेकंड लॉ की, हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ए बी सी डी ए में लगाएंगे हम। सेकंड लॉ ए बी सी डी ए, इस वाले लूप में हम सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब समझना है अच्छे से। यहाँ क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका है, पहले 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर आए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे चले जाएं तो अब ये आ गया आपका 8 ओम, ठीक है। 8 ओम के साथ आपकी कितनी वैल्यूज अटैच्ड है। अब देखो ये चीज़ क्या है, यहाँ पर आप आ रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, इधर चले आप, ठीक है, इधर चल रहे हैं। अब जब ये आया तब डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगा तो माइनस का 8 I1 प्लस I2, यहाँ पर आए। देन उसके बाद फिर हम ऊपर गए तो ये 6 ओम आपको मिल गया, ये माइनस का 6I1, सिमिलरली माइनस का 2I1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनेगी जो होगी आपकी 16I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। अब हम आते हैं इस वाले लूप के अंदर, पहले हम इसमें चल रहे थे लूप ए बी सी डी ए में, अब आते हैं लूप बी सी एफ ई डी में, ठीक है। इस लूप में आते हैं अब हम। इस लूप की बात करें तो हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ सी, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं, सी डी ई एफ सी डी ई एफ सी, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, डायरेक्शन हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर हम चलेंगे तो पहला आपका करंट आ रहा है ये 8 ओम का, -8 ओम का रजिस्टर आ गया जिसमें 2 करंट फ्लो कर रही है, ये रजिस्टर आया, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे 4 ओम का आ रहा है यहाँ पर ये 4, तो यहाँ ये भी 4I2। देन उसके बाद 6, ये आपका प्लस में रहेगा, माइनस। देन उसके बाद आपका एक और है 1 ओम का, 1 × I2 हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये एक और इक्वेशन बनेगी 8I1 प्लस 13I2 इज इक्वल टू 6। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद I1 और I2 की वैल्यू आएगी आपके पास, तो वो वैल्यू सिंपल होगी I1 की 1/36 एम्पियर एंड I2 की वैल्यू होगी 4/9 एम्पियर। इन दोनों वैल्यू को पुट करें अगर हम इस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू 8। I1 I2 की वैल्यू आपको पता है, पुट कर देंगे, आंसर आएगा 3.78 वोल्ट। इसी तरीके से आप सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एक हमारा जो है डिमॉन्स्ट्रेशन था। सेकंड लॉ को आप किस तरीके से प्लेस करेंगे किसी भी सर्किट में, और सर्किट पर किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ थी। अब इसके रिलेटेड हम कई सारे और न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, 2 लॉ हमने पढ़े और एक न्यूमेरिकल देखा। अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।